जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों, आप सबको फिल्में देखना तो जरूर पसंद होगा। आज भी आप में से कईयों को याद होगा कि जब AR रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए जब एक नहीं बल्कि 2 ऑस्कर जीते तो हम सबको कितना गर्व हुआ था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 1958 की मदर इंडिया के बाद वो कौन सी एक और हिंदी फिल्म थी जिसने विश्व फिल्म जगत में खलबली मचाई? इस फिल्म ने एक ऑस्कर नामांकन तो प्राप्त किया ही, लेकिन इसके दिग्दर्शक को कांस फिल्म फेस्टिवल में कैमरा डिओर का सम्मान भी प्राप्त हुआ। इस फिल्म को शायद आप जानते होंगे, सलाम बॉम्बे। क्या आप सोच सकते हैं इतने सम्मान प्राप्त करने वाली इस फिल्म की दिग्दर्शक का फीचर फिल्में बनाने में ये पहला प्रयास था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर मीरा नायर के बारे में। आज उनका जन्मदिन है, आइए उनके बारे में कुछ और जानते हैं। 15 अक्टूबर 1957 को ओडिशा के राउरकेला शहर में जन्मी मीरा नायर को बचपन से ही नाट्य कला में रस था। दिल्ली के मिरांडा हाउस में पढ़ते पढ़ते उन्होंने कई नाटकों में काम किया। इस समय ललित दुबे, शशि थरूर और अमिताभ घोष जैसे कई व्यक्तित्व उनके सहचरी थे। इसके बाद उन्होंने जग प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया, जहां वो सोशियोलॉजी पढ़ने लगी। यहीं पर उनकी मुलाकात सुनी तारा पोरवाला से हुई, जिन्होंने उनकी कई फिल्में लिखी हैं। हार्वर्ड में ही उनकी मुलाकात छाया चित्रकार मिच एप्स्टाइन से हुई, जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शायद उनकी थिएटर के प्रति प्रेम और फिल्मों के प्रति उत्सुकता रही हो, जिसकी वजह से मीरा ने फिल्म क्षेत्र में उतरने का निश्चय किया। लेकिन मन में कुछ अलग करने की इच्छा थी। उन्हें आज भी प्रचलित मसाला फिल्में बनाने में बिल्कुल भी रस नहीं था। उन्हें पता था कि अपनी फिल्मों के द्वारा वो समाज को सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। 1988 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म सलाम बॉम्बे बनाई। मुंबई के रास्तों पर रहने वाले छोटे बच्चों की जिंदगी पर ये फिल्म आधारित थी। ऑस्कर नामांकन के अलावा इस फिल्म को बोस्टन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी की ओर से सर्वोत्कृष्ट फिल्म और कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कैमरा और ऑडियंस चॉइस पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 500 रुपया जमा हो जाए, मैं आ जाएगा। मुझे यहाँ चाय पे कहते हैं, कृष्णा कोई नहीं कहते। तू मेरी चिंता मत करना, सोने के टाइम में तेरी बहुत याद आती है। बस 10 लाइन हो गया है, आगे लिखने का 50 पैसे एक्स्ट्रा लगेगा। लिखने का है ना लिखो। आपका आज्ञाकारी पुत्र, क्या नाम है तेरा? कृष्णा। इसके बाद तो मीरा नायर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मिसिसिपी मसाला नाम की उनकी अगली फिल्म में लोकप्रिय अभिनेता डेंजेल वॉशिंगटन ने काम किया। इस फिल्म को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी फिल्म मॉनसून वेडिंग को भी समीक्षक और दर्शकों ने बहुत सराहा। इसके अलावा पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका झुम्पा लाहिरी की पुस्तक पर आधारित फिल्म द नेमसेक भी बहुत उत्कृष्ट मानी जाती है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता इरफान खान और तब्बू ने अपने अभिनय से इसे सजाया है। You know, he is willing to go on vacation with someone else's parents. But not to see his own. Besides, what kind of a girl is called Max? Huh? Maybe it's a boy. I wanted to tell you something. It is about your name. Do I remind you of that night? You remind me of everything that followed. Every day since then has been a gift. 16वें शतक में बसी उनकी विवादग्रस्त फिल्म कामसूत्र से शायद ये दिखता है कि वो समाज की रूढ़ियों से बंधे रहने वालों में से नहीं हैं। यौन संबंधों के चित्रण के कारण इस फिल्म को भारतीय सेंसर बोर्ड ने प्रदर्शित होने से रोका था। जग विख्यात लेखक विलियम मेकपीस ठाकरे की पुस्तक वैनिटी फेयर का चित्र स्वरूप भी उन्होंने ही बनाया।
हाल ही में प्रदर्शित हुई उनकी फिल्म द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट भी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मीरा नायर को हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स दिग्दर्शित करने का मौका मिला था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स का ये प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। उनका कहना था कि वो इंसानों और भावनाओं के बारे में फिल्में बनाती हैं। स्पेशल इफेक्ट और उससे जुड़ी आभासी दुनिया का चित्रण करने में उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े मौके को ठुकराने वाला इंसान कैसी सोच रखता होगा? मीरा नायर एक सच्ची कलाकार हैं दोस्तों। Well, I just, really feel grateful I have an audience. It surprises me so much that people really know my films and wait for them. But it's a tough world, to make films in, and I just have thankfully been fiercely independent right from the beginning and sort of followed my own. It's such an extraordinary art form to make cinema, to make stories of what really intoxicates you, and more than anything it reaches millions of people. I've always made my films based on things that really don't let me go, whether it be the idea of how to capture masti like I wanted to do in A Punjabi Family in Monsoon Wedding, but to equate and juxtapose masti with the darkness of family life, of secrets that you never hear of, unless you tell tales about them. फिल्में बनाने के साथ ही साथ वो युवकों को फिल्में बनाने के बारे में प्रशिक्षण भी देती हैं। 2012 में भारत सरकार ने उनके महान कार्य को मद्देनजर रखते हुए उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज के मौके पर सुनते हैं उनकी फिल्म मॉनसून वेडिंग का ये मनोरंजक गीत। रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा। कावा 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 सच मेरा जी करता मैं उठ जाना हवावत मेरी किस्मत ने कर दिया ठंडिया जावत अज मेरा जी करता मैं उठ जा। दोस्तों, आप में से कई लोगों को बिजली जैसी तेज चलने वाली गाड़ियों में रुचि तो जरूर होगी। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे साहसी इंसान के बारे में जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बार सबसे तेज वाहन चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आज ही के दिन यानी 15 अक्टूबर 1964 को पूरे 500 मील प्रति घंटा यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार करने का पराक्रम उन्होंने किया। क्या आप सोच भी सकते हैं ऐसी रफ्तार, वो भी जमीन पर? इस निडर का नाम है क्रेग ब्रीडलव। आइए उनके बारे में और जानते हैं। स्पिरिट ऑफ अमेरिका नाम की उनकी 3 पहिए की गाड़ी में क्रेग ने 2 दिन पहले यानी 13 अक्टूबर 1964 को 468.72 मील प्रति घंटा यानी 754.33 किलोमीटर प्रति घंटा का रिकॉर्ड कायम किया था। इस प्रकार से वो 400 मील प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार बनाने वाले पहले मनुष्य बन चुके थे। लेकिन उनके ही शब्दों में कहा जाए तो ये करतब कुछ ज्यादा ही आसान था। शायद इसीलिए उन्होंने 500 मील प्रति घंटे का नया लक्ष्य रखा। आखिर 15 अक्टूबर को स्पिरिट ऑफ अमेरिका 5 मील का रास्ता काटकर एक टेलीफोन पोल को लगभग टकराकर एक सूखे हुए तालाब में आकर रुक गई। नतीजा था 526.28 मील प्रति घंटा यानी 846.97 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रेग ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। लगभग किसी हवाई जहाज जितनी रफ्तार किसी गाड़ी में हो, ये कल्पना क्या आप कभी कर सकते हैं? I got down somewhere in the neighborhood of 450 and fired my emergency chute, and of course it was gone. And at that point, I really knew I had a problem. He's approaching the tube. Man, he's really moving. कुछ
दिन बाद जब आर्ट आर्फोन्स ने 536.71 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचकर क्रेग का रिकॉर्ड तोड़ा, तो अगले साल उन्होंने 600.601 मील प्रति घंटा यानी 966 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। रफ्तार का आकर्षण सिर्फ क्रेग को ही नहीं था। 1965 में उनकी पत्नी ली ने 308 मील प्रति घंटा तक पहुंचकर दुनिया की सबसे तेज महिला बनने का पराक्रम किया। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आज भी ब्रीडलव दाम्पत्य दुनिया का सबसे तेज दाम्पत्य माना जाता है। तत्व ज्ञान, इस शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद होता है फिलॉसफी। क्या आपको पता है फिलॉसफी शब्द कहाँ से आया? इसका अर्थ बड़ा ही रोचक है। ये दो ग्रीक शब्दों की संधि है, फिलो जिसका अर्थ होता है प्रेम और सोफिया जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इन दोनों के मिश्रण से बनता है फिलॉसफी, जिसका मतलब होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। सुंदर अर्थ है ना? सदियों से कई तत्वज्ञानी कई जटिल मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते आ रहे हैं। जीवन का अर्थ क्या है? उसका कारण क्या है? इस पूरे विशाल जग में हमारे छोटे से मानव वंश की पहचान क्या है? गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे कई विषयों को तत्वज्ञान ने ही जन्म दिया है। दोस्तों, आज जन्मदिन है पश्चिमी तत्वज्ञान की सबसे महान हस्तियों में से एक का। लगभग 150 साल पहले जन्मे फ्रेडरिक नीत्शे के विचार इतने मौलिक थे कि उनका प्रभाव आज भी सिर्फ तत्वज्ञान ही नहीं बल्कि कई और व्यापक क्षेत्रों में पड़ता है। आज हम इस महामानव की कहानी आपको सुनाएंगे। फ्रेडरिक विल्हेल्म नीत्शे का जन्म 15 अक्टूबर 1844 को प्रूशिया प्रांत के रोकेन शहर में हुआ। बचपन में उन्हें अपने अपनों को खोने का दुख झेलना पड़ा। जब वो केवल 5 वर्ष के थे तब उनके पिता चल बसे और उसके 1 साल बाद उनके छोटे भाई। कितना दर्द झेलना पड़ा होगा उन्हें और उनके परिवार को। फ्रेडरिक अपनी माँ के साथ नॉर्मबर्ग रहने चले गए। यहीं पर पढ़ते पढ़ते उन्होंने संगीत और भाषा में बहुत प्रगति दिखाई। ग्रीक, लैटिन, हिब्रू और फ्रेंच जैसी भाषाओं का अभ्यास करने के साथ वो कविता भी लिखते और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत भी लिखते। अठारह 1864 में उन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी में भाषा शास्त्र और धर्म शास्त्र सीखने के लिए प्रवेश ले लिया, लेकिन जल्द ही उनका ईश्वर से विश्वास उड़ गया और उन्होंने धर्म की पढ़ाई छोड़ दी। अपनी बहन को लिखे हुए एक खत में वो कहते हैं, अब 2 रास्ते हैं। यदि शांति और आनंद की जिंदगी बितानी है तो विश्वास रखो, लेकिन अगर सत्य की खोज करनी है तो सवाल पूछो। इस सत्य की खोज उन्होंने जिंदगी भर की। 1867 में उन्होंने 1 साल प्रशियाई सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। इस दौरान उनका परिचय जर्मनी के महान संगीतकार रिचर्ड वैगनर से हुआ। जब वो केवल 24 साल के थे तब उन्हें बेसेल यूनिवर्सिटी से भाषा शास्त्र सिखाने का न्योता आया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्रेडरिक आज तक सबसे कम उम्र के प्राध्यापकों में से एक हैं? 1872 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। 1868 से लेकर अगले दशक का काल फ्रेडरिक के लिए बहुत लाभदायी रहा था। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस काल में हर साल कम से कम एक पुस्तक या खंड प्रकाशित किया और 1888 में तो उन्होंने पूरी 5 पुस्तकें लिखी। उनके सबसे प्रभावशाली ग्रंथ जैसे द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा, बियॉन्ड गुड एंड इविल और एचे होमो इसी समय में प्रकाशित हुए। उनका मानना था कि अगर मानव अपने वैचारिक और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर खुद ही अपना मालिक बन जाए तो वो महामानव बन सकता है। इतने घोर परिश्रम की वजह से उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। आखिर 1889 में टूरिन, इटली में उन्हें एक जबरदस्त शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा। वो पूरी तरह से विकलांग हो गए। इसके बाद उनकी मृत्यु तक उनका लेखन असंबद्ध होने लगा। बुद्धि का ये प्रकाशमय दीप मानो धीरे धीरे बुझने लगा था। 25 अगस्त सन 1900 को फ्रेडरिक नीत्शे का निधन हो गया।
तब वो 55 साल के थे। अपनी छोटी सी जिंदगी में फ्रेडरिक ने जो विचार प्रकट किए, उनकी गहराई और सच्चाई अतुलनीय थी। अगर फिलॉसफी का अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम है, तो फ्रेडरिक एक सच्चे प्रेमी थे। आज उनके जन्म दिवस पर हमारी तरफ से उन्हें आदरांजलि। आज का युग तंत्र ज्ञान का युग माना जाता है। तंत्र ज्ञान ने आम जिंदगी ही नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध नीति पर भी बड़ा प्रभाव डाला है। शायद हम ये भी कह सकते हैं कि देश की रक्षा पहरा देने वाले हमारे वीर जवानों के साथ साथ ही हमारे शास्त्रज्ञ और तंत्रज्ञ भी करते हैं। ऐसी ही एक हस्ती के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इनका नाम अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी हमारी मिसाइल्स के साथ तो जुड़ा ही है, इसके अलावा पोखरण जैसे अणु शक्ति संबंधित महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से भी वो संबंधित हैं। लेकिन आप इनकी लंबे सफेद जुल्फों वाली छोटी मूरत को पहचानते होंगे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन यानी भारत रत्न राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। आप तो जानते ही होंगे कि अब्दुल कलाम जी को देश के युवक युवतियों से बातचीत करके उन्हें प्रेरित करना अच्छा लगता है। तो चलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी कहानी सुनकर हम भी प्रेरित हो जाएं। अवुल पकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता एक नाव चलाने का काम करते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बचपन में घर की मदद के लिए अब्दुल कलाम अखबार बांटा करते थे। उनकी मेहनत और लगन पढ़ाई में भी दिखती थी। वो घंटों तक अभ्यास करते, खासकर गणित उनका पसंदीदा विषय था। अपने आत्मचरित्र में कलाम कहते हैं, मैंने और मेरे 3 भाई बहनों ने अपने पिता से प्रामाणिकता और मेहनत की सीख ली और अपनी माँ से हमने अच्छाई और करुणा सीखी। 1954 में कलाम जी ने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक शास्त्री की पदवी हासिल की और 1955 में वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने मद्रास चले गए। असलियत में तो उनका सपना था एक फाइटर पायलट बनने का, लेकिन भारतीय वायुसेना की प्रवेश परीक्षा में जहां 8 ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना था, उन्हें 9वां स्थान प्राप्त हुआ। कितना दुख हुआ होगा उन्हें। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम की शुरुआत की। इस समय के बारे में वो कहते हैं कि ये उनकी असली शिक्षा का समय था। डॉक्टर विक्रम साराभाई, सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के रूप में 3 गुरु उन्हें मिले। यहीं पर उन्होंने अपना पहला हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। 1969 में जहां एक तरफ अमेरिका ने मानव को चांद पर भेजा, वहीं अब्दुल कलाम इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भारत द्वारा बनाए हुए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगे। क्या आपको पता है कि इसी SLV की मदद से भारत में बनाया गया पहला सैटेलाइट रोहिणी फर्स्ट 1980 में लॉन्च किया गया। सारे भारतीयों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। इस प्रोजेक्ट से विकसित की गई तकनीक का इस्तेमाल फिर उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट नामक 2 मिसाइल प्रोजेक्ट्स में सफलता से किया। इसके बाद वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। इसी प्रोग्राम के जरिए आज भी भारत की रक्षा करने वाले अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स विकसित किए गए। शायद इसी वजह से हम और आप अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना? उनकी ही देखभाल में भारत का दूसरा अणु परीक्षण पोखरण किया गया। भारत असली मायने में अब एक सैन्य महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बन गए। फाइटर पायलट बनने का सपना ले चले अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए। I am reminded of the dream of an Indian poet, Kaniyan Pungundranar, who articulated in 3000 years back in Tamil classic Purananur. He says, Yadum ure yavarum kelis, which means I am a world citizen
Every citizen is my own kith and kin, he said 3,000 years back. As we say in India, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. राष्ट्रपति के तौर पर वो बहुत लोकप्रिय हुए। उन्हें प्रजा का राष्ट्रपति कहा जाता है। सन 2020 तक भारत को एक महासत्ता बनाने का सपना उन्होंने इसी दौरान देशवासियों को दिखाया। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाले वो एक लौते शास्त्रज्ञ हैं? सन 1999 में उन्होंने ठान ली थी कि अगले 2 सालों में वो 1 लाख बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। विजन 2020, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी उनकी पुस्तकें युवकों में बहुत लोकप्रिय हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो अपने खाली समय में तमिल में कविता रचते हैं और वीणा भी बजा लेते हैं। ये महान शख्सियत सबसे ज्यादा खुश तब नजर आती है जब वो उत्सुक और होशियार छात्रों से घिरे हों और उन्हें अपनी जिंदगी की कहानियाँ सुना रहे हों। शायद इसीलिए उनके जन्मदिन को यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर पहचाना है। आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और हम ये आशा करते हैं कि उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। If your head is hot, the water could cool 'em. Tomo bandagba, omi lo malo. If your child dey grow, the water him go use. If water kill your child, the water you go use. दोस्तों, क्या आपको पसंद आया ये गाना? संगीत में एक अद्भुत शक्ति होती है ना? संगीत हमें हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है और हमें सोचने पर मजबूर भी कर सकता है। अभी जो संगीत आपने सुना, उसकी शक्ति कुछ अलग किस्म की है। इस संगीत ने दुनिया के सबसे बड़े महाखंड अफ्रीका के लोगों को अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इस संगीत के जनक हैं फेला अनिकुलापो कूटी या सिर्फ फेला कूटी। उनके बारे में कहा गया है कि अगर चे गेवारा और बॉब मार्ली किसी एक मनुष्य के शरीर में निवास करें तो शायद हमें फेला कूटी मिल जाएं। आज इस महान गायक, वादक, संगीतकार और राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का जन्मदिन है। इनकी पूरी जिंदगी संगीत से भरी है। शायद इनकी कहानी सुनते सुनते आप भी इनके संगीत के दीवाने हो जाएं। ओलूफेला ओलूसेगुन ओलूदोतुन रंसोमे कूटी का जन्म 15 अक्टूबर 1938 को नाइजीरिया के अबोकूटा गांव में हुआ था। उनके पिता एक प्रोटेस्टेंट धर्मगुरु और एक स्कूल के मुख्याध्यापक थे और उनकी मां एक समाज सेविका। क्या आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकन व्यक्ति नाइजीरियन लेखक वोले सोयिंका फेला के करीबी रिश्तेदार लगते हैं। अपने दोनों भाइयों की तरह फेला को भी डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने के लिए 1958 में लंदन भेजा गया, लेकिन फेला के दिल में एक संगीतकार बनने का सपना था। I never thought about it, being African as such, so it didn't mean anything to me until much later in my life. It was in England I started to feel the awareness of having to be an African, because for the first time I came to England, I started to feel, oh wow, so these white people don't like us too much. This is my experience from having to rent rooms. I had so much. At that time, you read the newspapers in England, house for rent, no coloreds, no dogs, and all this. That annoyed me a lot, and I know many students, so at my student days in England, I started to be aware of having to be an African, but we had nothing to offer as Africans because we were all just taught English. लंदन के सुप्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक में संगीत सीखते सीखते ही उन्होंने अपना पहला बैंड स्थापित किया, जिसका नाम था कुला लोबिटोस।
1963 में नाइजीरिया वापस आकर वो अपने बैंड के साथ संगीत प्रदर्शित करने लगे। जैज और हाई लाइफ से प्रेरित उनका अनोखा संगीत जल्द ही सबको पसंद आया। 1967 में उन्होंने अपने संगीत को नाम दिया एफ्रोबीट। पारंपरिक अफ्रीकन ताल और लय का आधुनिक जैज और फंक जैसे संगीत प्रकारों के साथ ये एक सुरेल मिश्रण था। फेला का अफ्रीकी संगीत और उनके विचार ये दर्शाने लगे कि इस प्राचीन परंपरा की रक्षा की जानी चाहिए। अपने गीत भी वो अफ्रीका में बोली जाने वाली पिजिन इंग्लिश या पारंपरिक योरूबा भाषा में लिखते। इन गीतों का आशय भी एक था, अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो उसे ठीक तरह से संभालना पड़ेगा। दोस्तों, कितनी अनमोल सीख है ना ये। इतना ही नहीं, अपने संगीत में वो पारंपरिक अफ्रीकी वाद्यों का हमेशा प्रयोग करते। हम अपनी जिंदगी में एक वाद्य सीखने में भी पीछे रहते हैं, लेकिन फेला ने तो अपनी जिंदगी ही संगीत में बना दी थी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद के लिए जब उन्होंने कोशिश शुरू की, तब भी उन्होंने अपने बैंड के साथ प्रेक्षकों के सामने संगीत प्रस्तुत करना नहीं बंद किया। 3 अगस्त 1997 को फेला कूटी की मौत एड्स के कारण हुई। उनकी अंत यात्रा में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। आज भी नाइजीरिया की राजधानी लेगोस में उनके सम्मान में एक तीर्थ स्थान बना हुआ है। सदियों से विदेशी क्रूरता में बंधे हुए अफ्रीकी खंड का अपनी परंपरा पर आत्मविश्वास जागृत करने वाले फेला आज जग विख्यात हैं। बॉब डिलन और बॉब मार्ली के साथ साथ संगीत के उपयोग से समाज में बदलाव लाने वालों में फेला का नाम इज्जत से लिया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड अब यहीं पर खत्म होता है। बबीता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,